एक अतीक और अशरफ की हत्या, दूसरा ये जो अदालत में संजीव जीवा की हत्या। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोनों में बहुत कम उम्र के अपराधियों का उपयोग हुआ। दूसरी बात, दोनों के पास अत्याधुनिक शस्त्र थे। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ जो वर्तमान में छोटे मोटे छुटभइये गली वाले जो अपराधी हैं, किसी ने देखी भी होगी। उनके पूरे प्रॉपर्टी की कीमत भी 4 लाख रुपए नहीं है और 7 लाख की वो पिस्टल है। जो बात समझ में आ रही है, जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि अब ये सिंडिकेट एक नए तरह का सिंडिकेट है। कोई ऐसा ग्रुप है जो अपने विरोधियों को एलिमिनेट कर रहा है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, चाहे एक ग्रुप ऐसा है। लेकिन अगर वो इस तरह का सिंडिकेट है तो कल वो पॉलिटिकल राइवल्स के साथ भी यही करेगा, कल बड़े बिजनेसमैन के साथ भी यही करेगा। तो ये बहुत ही खराब ट्रेंड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भरी अदालत में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या हो गई। लेकिन ये हत्या एक आम हत्या नहीं है, बल्कि इस हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में भरी अदालत में जज के सामने हत्या हुई, और इसके पहले भी कई ऐसी हत्याएं यूपी में हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग पुलिस और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हम एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के पास पहुंचे हैं जिन्होंने एटीएस की शुरुआत में एटीएस में रहकर काम किया, फिर एसटीएफ की जब शुरुआत हुई तो वो एसटीएफ में रहे, यूपी पुलिस में आईजी रैंक के अधिकारी रहे, लखनऊ समेत तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में एसएसपी भी रहे, राजेश पांडे साहब। और राजेश पांडे साहब किस्सा गोई भी करते हैं उन कहानियों की जो कहानियाँ इन्होंने अपनी आँखों से देखी हैं। तो यूट्यूब पे सर आप किस्सा गोई करते हैं और आप बताते हैं कि आपने अपनी आँखों से अपराध होते देखा। आपके 1 लाख के आसपास फॉलोअर भी हो गए हैं। आज उन्हीं कहानियों को हम समझने आए हैं। जिस संजीव जीवा की हत्या हुई, सबसे पहले उसके बारे में पूछूंगा, चूँकि आप गाज़ियाबाद में भी अपने शुरुआती दिनों में रहे हैं और इसकी भी शुरुआत संभवतः गाज़ियाबाद से हुई। किस तरह का अपराधी था? देखिए, संजीव जीवा ने जब शुरू किया था अपराध, कोई पैदाइशी तो कोई अपराधी नहीं सुना है मैंने, लेकिन जब इसने शुरू किया, जब ये कंपाउंडर की नौकरी एक डॉक्टर के यहाँ कर रहा था, उसी बीच में अपने ही जनपद के मुजफ्फरनगर के ये कुछ अपराधी लोगों का इसका साथ हुआ, जिनमें रमेश ठाकुर, कहते ये हैं कि रमेश ठाकुर ने इसको अपराध की सड़कों पे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, और दूसरा था सत्येंद्र बराला। फिर इनको साथ मिल गया मुन्ना बजरंगी का। मुन्ना बजरंगी उन दिनों ये वेस्टर्न यूपी में ही सक्रिय था। यहाँ उसकी चूँकि तमाम रंजिशें थीं, जौनपुर में और इधर आसपास तमाम मुकदमे थे, यहाँ आ गया था और ये इन लोगों ने एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाया। और जो पहला बड़ा काम किया इसने, जो पहली बड़ी हत्या की, पहला बड़ा अपराध किया, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या हुई 10 फरवरी 1997 को, और वो भी वहीं फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में। और उस समय उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ चुका था, बहुत बड़ा हुआ था। उसमें संजीव जीवा और रमेश ठाकुर दोनों नेम्ड हुए। रमेश ठाकुर पे भी इनाम हुआ और जीवा पे भी इनाम हुआ। रमेश ठाकुर को 2003 में, जब मैं एसपी सिटी था गाज़ियाबाद में, तब एक एनकाउंटर में मारा गया। जीवा फिर एकदम उनका गुरु कह लें, या उनका ऐसा आदमी जो उसका मेंटर था, जो उसको तमाम असलहों का बड़ा शौक़ था, उसको 30-35 मुकदमे थे जब वो मारा गया, तो उसने मुन्ना बजरंगी को पकड़ लिया। और मुन्ना बजरंगी के मुख्तार अंसारी से जो रिश्ते थे, वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड रिश्ते। लोग तमाम इधर उधर के आए, चले गए, छोड़ गए, थे नहीं थे, लेकिन ये हमेशा मुख्तार के साथ ही रहा, मुन्ना। अगला टारगेट इनका हुआ कृष्णानंद राय। ये बात है 2005 की, 29 नवंबर 2005 की, भावरकुल की। सिटिंग विधायक थे कृष्णानंद राय, और हराया था उन्होंने मुख्तार के भाई को। जैसे हराया था अशरफ को राजू पाल ने, और जिस तरह मारा गया वो भी ऐतिहासिक है। 9 किलोमीटर तक दौड़ा के मारा गया सिटिंग विधायक। कृष्णानंद राय की भी हत्या लगभग उसी तरह हुई, और उसमें शुरुआती दौर में ही, शुरुआती समय में ही, चूँकि 7 लोग जो उनके साथ थे वो मरे थे और कुछ लोग उसमें से बच भी गए थे। तो जो नाम आए, जो देखे गए वहाँ पर, उसमें संजीव माहेश्वरी जीवा था।
तो 3 लोग जो अनडिस्प्यूटेड जिनकी प्रेजेंस वहाँ थी, फिरदौस, संजीव माहेश्वरी जीवा और मुन्ना बजरंगी। कम से कम 4-5 AK-47 का प्रयोग हुआ, 500 राउंड गोलियां चली, 7 आदमी मारे गए, कृष्णानंद राय मारा गया। फिर एक जिसको वो कहते हैं ना कि फिर इसने हाइट पकड़ ली। बदमाश जब वो ये चाहता है कि मेरा इतना नाम हो कि हम जिसको फ़ोन कर दें और जितना मांग लें उतना वो दे जाए। जब तक इस प्रोसेस में कुछ अड़ंगा लगता है तो उसे लगता है कि हमें और कुछ करना चाहिए जिससे जितना मांगें वो हमको दे दे। तो इस प्रोसेस में वो सक्सेसफुल हुआ। दोनों विवेचनाएं CBI को गईं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उसको आजीवन कारावास हो गई। मुन्ना बजरंगी का जो साथी था वो पहले ही सत्येंद्र, वो हम ही लोगों की नई STF बनी थी, महीने भर के भीतर ही मुठभेड़ हुई, वो मारा गया। मुन्ना बजरंगी को 9 गोलियां लगीं, लेकिन है कभी कभी किसी का समय होता है, किसी का नहीं होता है। समय था, बच गया जिंदा। एक गोली जो उसके हृदय के पास फंसी हुई थी वो उसने नहीं निकलवाने दी कि डॉक्टर्स से मिल के लोग हमें मरवा देंगे, बाद में निकली। और फिर ये मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी अनडिस्प्यूटेड किंग हो गए इस तरफ के। ये उसकी जर्नी थी, ये उसकी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल फियरलेसनेस थी, और किसी को दौड़ा के मार लेना और दोस्ती निभाना, ये सब जितनी ये बड़ी हत्याएं हुई हैं सब उसकी मुन्ना बजरंगी और रमेश ठाकुर और इन लोगों से। और धीरे धीरे अच्छा, दुश्मनी का आलम उसको भी पता था कि हमारी किनसे दुश्मनी है। जो कल की घटना हुई, कल शायद पहली बार या दूसरी बार ही वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आया था कोर्ट के भीतर। जनरली वो पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेडगेयर जो बुलेट प्रूफ होता है वो पहन के आता था। लेकिन मुखबिरी भी करने वाले बहुत तगड़े थे, पता लगा होगा उन्हें या देखा होगा उन्होंने या उनकी जानकारी में होगा या परसू किया होगा या रैकी की होगी कि आज वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के है और वहाँ पर मारा गया। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे थे कि अदालतों में अभियुक्तों का मारा जाना, वैसे तो ये मैं इसको हर हाल में कंडेम करता हूँ। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की प्रेजेंस में मारा जाना किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कोई ये पहली घटना नहीं है। दिल्ली में बहुत बहुचर्चित गोगी को रोनी कोर्ट में डायस पर जज साहब बैठे हुए थे, उनके ठीक सामने कितनी गोलियां मारी गईं। और कहते ये हैं कि टिल्लू ताजपुरिया ने मारी, जिसके बाद में अभी तिहाड़ में रॉड से बनाई हुई चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। तो ये एक गैंग वॉर है आप कह लें या जो कुछ भी इसको कह लें, कि ये आपस की जो टशन है ये अब वो दिल्ली से ऐसा लगता है उतर के धीरे धीरे इधर आ गई, क्योंकि यहाँ अब बड़े माफिया, बड़े गैंग वॉर, जो सबसे पहले जो हमने जब नौकरी शुरू की थी तो गोरखपुर को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते थे। उस समय वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की जो दुश्मनी थी वो मतलब बहुत दूर दूर तक इसका नाम हो गया था। जातिगत आधार पे 2 गुट बन गए थे, एक दूसरे तरफ कई 100 मर्डर हुए और पुलिस के लिए बहुत परेशानी का सबब था। कहते ये हैं कि उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह साहब, गुंडा एक्ट ही उन्होंने इन दोनों की गतिविधियों को चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश गुंडा और असामाजिक तत्व अधिनियम जो बना था, गुंडा एक्ट जिसे कहते हैं हम, वो उन्हीं के लिए बनाया। तो गोरखपुर की तुलना मैक्सिको से की जाती थी कि सबसे बड़ा आपराधिक सेंटर और इंडिया में दूसरे दुनिया में। बिल्कुल सही है, ये जब मैंने नौकरी की शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे करके 2005 के बाद, क्योंकि 90 के दशक तक आप अगर नज़र उठा के देखें तो 90 के दशक में बहुत ढेर सारे अपराधी विधानसभा और लोकसभा पहुँचे। कारण उसका ये था कि विवेचना भी मैनुअल होती थी, ट्रायल भी मैनुअल होता था। मैनुअल का मतलब अगर FIR में 10 गवाह हैं या तो 10 के 10 नहीं पहुँचेंगे ट्रायल के समय, 5 अगर पहुँच भी गए तो होस्टाइल हो जाएंगे, 5 अगर जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं तो आपके खिलाफ गवाही दूंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं गोलियों के शिकार हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। और उसी पीरियड की 90 के दशक के अपराधों की उपज में ये शहाबुद्दीन भी शामिल हैं। ये दोनों जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वीरेंद्र शाही, और ये भी
अतीक अहमद भी उसी के हैं, मुख्तार अंसार भी उसी के हैं। ये सब उसी 90 की दशक के बोई हुई फसल की पौध की फसलें हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था, चूँकि आपने 80-90 का वो दशक देखा है जब अपराध का राजनीतिकरण हुआ। तब में और अब में अगर मैं कंपैरिजन वाला एक सवाल पूछूं कि तब गैंग वॉर होता था, वीरेंद्र प्रताप शाही जिसको शेर पूर्वांचल कहते हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, हरिशंकर तिवारी हाल फिलहाल में उनकी डेथ हुई। आम जनता कभी अफेक्टेड नहीं होती थी और छोटे मोटे अपराधी कुछ नहीं करते थे, जो बड़े बड़े नाम होते थे। लेकिन इधर हाल फिलहाल में 4-5 सालों में अगर जो हत्याएं हुई हैं, इसमें मरने वाला बड़ा माफिया है, लेकिन मारने वाला ऐसा कोई नौसिखुआ है जिसको कोई जानता नहीं, मोहल्ले में भी शायद उसको कोई पहचानता नहीं है। तो ये पहले के गैंग वॉर कि 2 मजबूत लोग भिड़ते थे और यहाँ मजबूत को कमज़ोर मार रहा है, इस ट्रेंड को कैसे देखें? देखिए, ये ट्रेंड जो अभी का है, ये 4-5 साल का नहीं है, ये बिल्कुल अभी हाल फिलहाल का ट्रेंड है और ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। क्योंकि पहले जो गैंगवार हुआ उसमें मारने वाला भी नून और मरने वाला भी नून। फलाने ने फलाने को मारा, फलाने ने फलां को घेर के मार दिया, फलाने फलां को मारने के लिए और साहब 500 राउंड गोलियां चलाईं, 400 राउंड गोलियां चलाईं। दुनिया देखती थी कि 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक दूसरे की मार कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये नया ट्रेंड है, देखिए, खासकर आप 2 घटनाएं अगर देखें जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही अभी पिछले 2-4-6 महीनों में। एक अतीक और अशरफ की हत्या, दूसरा ये जो अदालत में संजीव जीवा की हत्या हुई। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं डिस्कशंस बहुत ढेर सारे सुन रहा हूँ। राजनीतिक लोग अपनी तरह से विश्लेषित कर रहे हैं कि मेरे समय में और तुम्हारे समय में, इस समय में। मैं उस पर बिल्कुल, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्योर और शुद्ध क्राइम के दृष्टिकोण से आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये टेंडेंसी बहुत ख़राब है। पहली बात, दोनों में बहुत कम उम्र के अपराधियों का उपयोग हुआ। दूसरी बात, दोनों के पास अत्याधुनिक शस्त्र थे। जिगाना पिस्टल, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ जो वर्तमान में छोटे मोटे छुटभइये गली वाले जो अपराधी हैं, किसी ने देखी भी होगी। और जिन लोगों ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया वहाँ अतीक और अशरफ में, उनके पूरे प्रॉपर्टी की कीमत भी 4 लाख रुपए नहीं है और 7 लाख की वो पिस्टल है। तो ये कहीं न कहीं से मिली। उनकी तो औकात मेरी समझ में नहीं आती कि उन्होंने ख़रीदी होगी या किसी से मार के छीनी होगी, क्योंकि जिससे मार के छीनी होगी उसकी भी औकात होनी चाहिए कि 7 लाख की पिस्टल लेके चले। दूसरा जो कल किया, मैग्नम चेकोस्लोवाकियन पिस्टल है, ये अमेरिकन इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि प्रतिबंधित नहीं है लेकिन बहुत प्रचलन में नहीं है। रिवॉल्वर है, हाँ सॉरी, रिवॉल्वर है, ये बहुत प्रचलन में नहीं है। 0.357 है। तो ये मैग्नम है, 0.357 है, चेक रिवॉल्वर है और अमेरिका में अमेरिकन ब्रांड से ये पाई जाती है। हालांकि ये बहुत ढेर सारे लाइसेंसेस पर हरियाणा और पंजाब में इशूड है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये बहुत पॉपुलर नहीं है। हमारे यहाँ का अगर ये क्रिमिनल कल पकड़ा गया है, अगर इसने 315 बोर के कट्टे से मारा होता तो बात समझ में आती कि हाँ साहब ये लोकल क्रिमिनल, छुटभैया क्रिमिनल, गली कूचे का क्रिमिनल। क्योंकि यहाँ जो अपराध इस तरह के हुए, छोटे मोटे अपराधी जो करते हैं, 315 बोर का कट्टा ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक, बहुत ही कम उम्र, 2, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, इसके पास भी कोई लड़की भगाने का एक मुकदमा था, एक पराली जलाने का था। अतीक अशरफ में जो थे उन पे भी एक कोई पास्को का था, एक छोटे मोटे इस तरह जो गांव देहात में आपसी झगड़े में मुकदमे लिखे जाते हैं उस तरह थे। कोई मर्डर का मुकदमा नहीं, कोई लूट का मुकदमा नहीं, कोई डकैती का मुकदमा नहीं। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो टेंडेंसी है। अब दिक्कत ये है कि जिगाना पिस्टल सनी के पास IK से, मैग्नम की रिवॉल्वर ये इसके पास IK से, विजय यादव के पास IK से। तो अगर ये यहीं पर रुक जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिली होगी, किसी ने दिया होगा, किसी ने पर्सनल स्कोर सेटल कराया होगा। लेकिन अगर ये, क्योंकि जो सिस्टम लग रहा है, जो बात समझ में आ रही है, जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि अब ये सिंडिकेट एक नए तरह का सिंडिकेट है। अच्छा, एक सवाल ये, इस अपराधी तो ख़त्म हो रहे हैं, इसमें पुलिस को खुश होना चाहिए कि पुलिस को और ज़्यादा चिंता करनी चाहिए? देखिए,
जुडिशियल कस्टडी में किसी को मारा जाना, वो अपराधी हो या सामान्य आदमी हो, अंडर ट्रायल हो, ये किसी भी सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं होती। ऐसे में जबकि अदालतों में सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, सारे बड़े इस्टेब्लिशमेंट में आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, नहीं घुस सकते आप। जैसे यहाँ पिस्टल लेके घुसा है, बिल्कुल नहीं घुस सकते। दिल्ली के हाई कोर्ट में देख लीजिए। तो ठीक है, यहाँ भी जब अदालतों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, मैं उस समय एसटीएफ में था जब बनारस, लखनऊ और फैज़ाबाद कोर्ट में ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सारी कोर्ट्स में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी। डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर सब जगह लगे हुए हैं। पहले भी लगे थे 2008 के बाद, आज भी लगे हुए हैं। कल जब घटना हुई तब भी लगे हुए थे। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ पुलिस वाले रहते हैं। लेकिन बस वही है कि जिस दिन, अब जैसे आज आप घुस जाइए तो आपकी जो चाबी का छल्ला है ये भी निकलवा देंगे। लेकिन कल वो बात नहीं थी कि पिस्टल भी भीतर चली गई, सस्पेंड भी हुए, माना भी गया। और कभी कभी दिक्कत ये होती है कि देखिए सिपाही ही हैं चेक करने वाले, और वकीलों का फुटफॉल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और तहसील की कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। जितने वकील उतने वादकारी, छोटी सी जगह, उसमें 8,000 आदमी आ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। लेकिन धीरे 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 सिस्टम जब थोड़ा सा लूज़ होता है तो ध्यान भी कम लोग देते हैं। मोडस ऑपरेंडी है सर, पत्रकार बनकर कैमरा माइक लेकर के अतीक को मार दिया जाता है, वकील बनकर के एक अपराधी को जज के सामने कोर्ट रूम में मार दिया जाता है। तो ये एक 19 साल का लड़का इतनी प्लानिंग तो नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, एक सिंडिकेट है। क्या अपराध को अपराध से ख़त्म करने का ये जो पैटर्न शुरू हुआ है, ये अपराध को ख़त्म कर रहा है कि अपराध का एक्सटेंशन हो रहा है? देखिए, ये जो मैं सिंडिकेट की बात कर रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, मैं जिसको कहते हैं, मैं सोच ही रहा हूँ इसको, कि आप अगर अतीक और अशरफ को देखिए, उस मर्डर केस में भी, वो भी जुडिशियल कस्टडी में हुआ, पुलिस की प्रेजेंस में हुआ। लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया प्रेस वाला, जो सामान इस्तेमाल किया गया, उसमें डमी कैमरा था। वो डमी कैमरा अगर आप आज की तारीख में लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में अगर आप लेना चाहें, आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली में हो सकता है मिले, और मुंबई में ये जो शूटिंग वूटिंग करने वाले बॉलीवुड, वो इस तरह की सप्लाई करते हैं। क्या परफेक्ट कैमरा था, आपने शॉट्स में देखा होगा, वो ज़मीन पे गिरा हुआ था, सॉलिड प्लास्टिक का था। बाहर से देखने में कोई भी पुलिस वाला या इवन प्रेस वाला ये जज नहीं कर सकता कि साहब ये डमी कैमरा है, कहाँ से आया ये, आईडी कहाँ से आई, ये 2 कौड़ी के टुच्चे टाइप के क्रिमिनल क्या ये ले आए होंगे कैमरा खरीद के वहाँ से। तो ऐसा लगता है कि ये सिंडिकेट, जिसे मैं ये क्रिमिनल कल्ट का जो ये जो प्रादुर्भाव हो रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। ये जो क्राइम को एक कॉरपोरेट इस्टेब्लिशमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है, कैसे रैकी करेंगे, क्या चीज़ लेके जाएंगे, किस में आपको आसानी होगी, जो पिस्टल कभी या रिवॉल्वर न फंसे, न उसकी कार्टिज में कोई दिक्कत हो, जो वो अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हो सकता है वो ट्रेनिंग भी दिलाते हों। ये टेंडेंसी बहुत ख़तरनाक है। आप चूँकि बहुत लंबे समय तक सिस्टम में रहे हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड भी इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, आरोप लगाए जाते हैं। क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह की कुछ चीज़ें वाकई में होती? नहीं, देखिए, जुडिशियल कस्टडी में पुलिस वालों की प्रेजेंस में स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह का क्राइम कम से कम मैंने अपनी सर्विस में नहीं सुना है। इस कल की घटना को हटा दीजिए, उसके पहले सड़कों पर चलते हुए या किसी भी मतलब गैंग वॉर की शक्ल में इस तरह का कुछ पुलिस से प्लानिंग कर होता? देखिए, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। कोई ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस ही सब, देखिए हमारे ऊपर समाज की, यानी पुलिस के ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और ऐसी स्टेज में जब ये लगता है कि नहीं साहब, अब जुडिशियल प्रोसेस में 30 साल लग जाएंगे, फलाने में 40 साल लग जाएंगे, तमाम आरोप पुलिस के ऊपर हैं कि साहब फर्जी मुठभेड़ कर दी, साहब पकड़ के मार दिया, जाने कितने आरोप अक्रॉस द स्टेट्स ये पुलिस पे लगते रहे हैं। लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि थाने लेवल के किसी अधिकारी को ये लगा कि साहब ये ऐसे नहीं हम इसको डील कर पा रहे हैं, तो उसके विरोधी के ऊपर हाथ रख दिया, उसने चौराहे पे मार दिया। ये तो संभव है, लेकिन इस तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड ये मैंने
अपनी सर्विस में, देखिए कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, किसी की भी सरकार हो, कोई ये फजीहत ऐसी होती है कि साहब जुडिशियल कस्टडी थी, पुलिस की प्रेजेंस थी, आदमी के हाथ बंधे हुए थे, मार दिया गया, तो कोई इस तरह का आरोप या इस तरह की फजीहत नहीं मोल लेना चाहता। 100 तरीके और हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो सिंडिकेट की शक्ल ले रहा है, ये जो कॉरपोरेट इस्टेब्लिशमेंट की तरह क्राइम जो शक्ल ले रहा है, ये बहुत ख़राब है। जिसको आप कॉर्पोरेट सिस्टम कह रहे हैं, उसमें एक आदमी प्लानिंग करता है, एक आदमी हथियार सप्लाई कर देता है, तीसरा आदमी उसको रेकी करके डिटेल दे देता है, चौथा आदमी उसको शायद कुछ और लॉजिस्टिक्स दे देता है, और फिर पांचवा वो आदमी जो जाके क्राइम कर देता है। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन जो मार्केटिंग सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही मैं आई कैन फोरसी इट कि बिल्कुल वैसा ही है। और आप ये समझिए कि एक HR डिपार्टमेंट भी होता है, इस तरह की सभी कंपनियों का एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी होता है। उनके पास इनलिस्टिंग रहती है कि साहब ये वाला काम ये आदमी कर सकता है, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इस पे कोई शक नहीं करेगा, इसे चेक नहीं किया जाएगा, इसके पास आधार और फला चीज़ें इसके पास होंगी, तो वो HR वो सप्लाई करता है। तो एक बहुत ही वेल निट, वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सिंडिकेट सा मुझे दिख रहा है कि अगर जो कल हुआ उसके बाद फिर कोई घटना नहीं होती तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई घटना होती है तो फिर ये ऐसा लगता है कि इसे ढूंढना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, कौन लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो कोई ऐसा ग्रुप है जो अपने विरोधियों को एलिमिनेट कर रहा है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, चाहे एक ग्रुप ऐसा है। लेकिन अगर वो इस तरह का सिंडिकेट है तो कल वो पॉलिटिकल राइवल्स के साथ भी यही करेगा, कल बड़े बिजनेसमैन के साथ भी यही करेगा। तो ये बहुत ही ख़राब ट्रेंड है भाई। ये तो एक ट्रेंड सर ये भी देखा गया कि आमतौर पे अपराधी गोली मारता है, मौके से भागने की कोशिश करता है, कई बार पकड़ा जाता है, कई बार भाग भी जाता है। इधर जो 2 केसेस आप बोल रहे हैं, अतीक या संजीव जीवा, दोनों ही केसेस में हत्या करने वाले भागे नहीं मौके से। पुलिस, हालांकि वहाँ पे भी सरेंडर प्रयागराज में हो गया था, और यहाँ पे गोली मारने के बाद वो वहीं खड़ा रहा, वकीलों ने आके उसको घेर के पकड़ लिया। यानी अपराधी भाग नहीं रहा है, वो पुलिस के पास चला आ रहा है। ये पुलिस के लिए, ये इससे फ्यूचर में आसानी हो जाएगी कि और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है कि साहब अपराध करके ये तो हमारे कस्टडी में। देखिए, मैंने सब चीज़ों का सार में ये कहा कि ऐसा लगता है कि कोई एक ये जो नया सिस्टम, नया कल्ट डेवलप हो रहा है, नया ये सिंडिकेट बन रहा है। अगर ये सिंडिकेट है तो दे आर वेल ट्रेंड, कि कैमरे लगे होंगे, असलहे तुरंत फेंक देना, इससे पुलिस तुम्हें गोली मार नहीं सकती है, सरेंडर करके चिल्लाना, बाकी हम देख लेंगे। आप किसी का ब्रेन वॉश करें अगर कि तुम ये मतलब कूद जाओ इस गड्ढे में, बाकी सब हम देख लेंगे, उसके एवज में वो उसको पैसा भी दे रहा हो, उसको हिम्मत भी दे रहा हो, उसकी तमाम, या उसकी कोई कमज़ोर नस उसके पास है उसको दबा रहा हो, तो ये तभी संभव है जब उसको अच्छी तरह से प्लान को समझा दिया जाए। क्योंकि अपने से करने वाला या अपने से वो करने वाला वो ऐसा कर नहीं पाएगा या ऐसा हुआ नहीं है। ये है इसके पीछे का। मतलब यूपी पुलिस को अब चिंता करनी चाहिए और इसको ख़त्म करने के लिए कुछ एक ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में इस तरह का कुछ। बिल्कुल यूपी पुलिस को नहीं, अगर ये ऐसा सिंडिकेट बन रहा है या ये कल्ट डेवलप हो रहा है क्राइम का, तो इसमें यूपी नहीं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये जो आसपास का जो इलाका है, इन सब को करना पड़ेगा। देखिए आप, जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हमने उसको, गोगी को पिस्टल दी थी जिगाना वाली, इसको मारने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को, और इस बीच में रोहिणी कोर्ट में गोगी का ही मर्डर हो गया। अब गोगी ने ये काम करने के लिए ये पिस्टल किसको दी थी ये मुझे पता नहीं। मतलब ये एक जो बात निकल के आई है, और ये पता लगा कि गोगी ने वो सनी को दी थी, सनी ने इसमें इस्तेमाल की। यानी ये वहाँ से चला लॉरेंस बिश्नोई के पास से, और यहाँ आके पुलिस के हाथ पड़ी जब अतीक और अशरफ मारे गए। तो है, तो ये अगर ये देखा जाए तो ये सिंडिकेट तो है ही है। उसी सिंडिकेट ने सिद्धू मूसेवालों को जाने कितने मर्डर वहाँ आसपास करा दिए। अगर ये उस तरह का कुछ है तो चिंतनीय है, विचारणीय है,
पुलिस को मेहनत करनी होगी। और खाली अकेले यूपी पुलिस के सिर का बवाल नहीं है ये कल को कहीं और होगा। अगर ये सिंडिकेट है तो 100% ये कहीं होगा। जिसको मारना होगा वो हरियाणा में होगा तो मारेंगे, दिल्ली में होगा तो मारेंगे, तो ये हाँ विदेश में गया होगा तो मारेंगे। तो ये जो डेवलप हो रहा है इसे तोड़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा कि ये इंडिविजुअल था या फिर कोई सिंडिकेट था। तो राजेश पांडे साहब, जिनको 4 दशक का पुलिसिंग का अनुभव है, किस्सा गोई भी करते हैं, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस और देश की हर वो पुलिस जिसके सामने इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिंडिकेट डेवलप होता है तो आज और अपराधी कम होते दिख ज़रूर सकते हैं, लेकिन भविष्य में अपराध खत्म होगा और अपराधी खत्म होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। इसलिए संजीव जीवा की जो हत्या है वो हत्या अब आखिरी हत्या हो इस तरह की, इसकी कोशिश यूपी पुलिस को करनी होगी और यूपी पुलिस के अधिकारियों को एक ऐसी रणनीति बनानी होगी ताकि ये जो सिंडिकेट सिस्टम दिखाई दे रहा है पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर पे, वो कम से कम ना हो और पुलिस, जुडिशरी, इन सब के सामने जो हत्याएं हो रही हैं इस तरह का सिलसिला ख़त्म हो और आम आदमी भी, ख़ास आदमी भी सब सुरक्षित रहें, इसकी कोशिश फ़िलहाल यूपी सरकार, यूपी पुलिस को करनी होगी। मैं और मोहन लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या से जुड़े और भी पहलू आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप।